हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इकोनॉमिक्स पर क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने हर यूनिट पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, दो दो नंबर वाले। आज अपन इस वीडियो में 20-20 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यूनिट 1 पर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे एक बार तो उसके बाद आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या की प्रमुख जनसांख्यिकीय विशेषताओं, आकार, वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए इसके जिलावार वितरण पर प्रकाश डालना है। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि की विशेषताएं, आकार, जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जिलावार वितरण, उनको समझाना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या की स्थिति राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.86 करोड़ थी, जो इसे भारत का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। जनसंख्या का आकार और वृद्धि राज्य के संसाधनों पर दबाव और भविष्य की नियोजन आवश्यकता को निर्धारित करती है। यानी जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा। 2001 से लेकर 2011 के दशक में राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% थी, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी। यह उच्च वृद्धि दर भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के लिए चुनौतियां पैदा करती है। राजस्थान की जनसांख्यिकीय विशेषताओं में लिंगानुपात, साक्षरता दर, घनत्व प्रमुख है। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं था, जो राष्ट्रीय औसत से कम है और यह समाज में लैंगिक असमानता को दर्शाता है। विशेष रूप से 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात 888 है। इन छोटे छोटे बच्चों का जो लिंगानुपात है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों का, वो 888 है। ये अधिक चिंताजनक है, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर इशारा करता है। साक्षरता दर 66.1% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 79.2% है और महिला साक्षरता दर 52.1% है। ये बहुत ही अंतर है साक्षरता में भी। यह अंतर राज्य के मानव संसाधन विकास में एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के विशाल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर को देखते हुए अपेक्षाकृत कम है। ये तो कोई बड़ी समस्या है नहीं, क्योंकि राजस्थान का जिलावार वितरण राजस्थान की भौगोलिक और आर्थिक विविधता को दर्शाता है। राज्य में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर 66.26 लाख, जोधपुर, अलवर हैं, जो अक्सर बेहतर शहरीकरण, औद्योगिकरण, विकास और कृषि अनुकूलता वाले क्षेत्र हैं। जयपुर अपनी राजधानी होने के कारण प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, जिसे यहाँ जनसंख्या का सघन जमाव है। इसके विपरीत मरुस्थलीय जिले जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। जैसलमेर जो क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला है, की जनसंख्या सबसे कम है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। पानी की कमी और सीमित कृषि योग्य भूमि है। पश्चिमी राजस्थान के ये जिले शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण
कृषि और औद्योगिक विकास के सीमित अवसरों से जूझते रहते हैं, जिससे यहाँ की जनसंख्या का फैलाव कम रहता है। पूर्वी राजस्थान विशेष रूप से अरावली की तलहटी और नदी बेसिन वाले क्षेत्र होते हैं। कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण अधिक घनी आबादी वाले होते हैं। जनसंख्या वितरण में यहाँ असमानताएं होती हैं, यानी कि जो पूर्वी जिले हैं वहाँ मैदान है, जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि वहाँ कृषि योग्य भूमि है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। विकास रणनीतियों और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में समझना है इसको तो राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं राज्य के लिए मिश्रित चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करती है, जिनमें उच्च जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात में असंतुलन और साक्षरता दर में क्षेत्रीय असमानताएं शामिल हैं, जिनके लिए लक्षित नीतियां और हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, यानी कि इनमें सुधारों की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें और इसके विकास में आने वाली चुनौतियों तथा अवसरों पर चर्चा करना है। मैं ये नहीं कहता है A to Z ये ऐसे के ऐसे छप जाएंगी, लेकिन आप इनके आसपास पहुंच जाओगे। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना राज्य के समग्र विकास की रीढ़ की हड्डी है। आधारभूत संरचना में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और संचार शामिल है, जो जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित करते हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलों में कई गांवों में 12मासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने और लोगों की आवाजाही में सुविधा हुई है। बिजली आपूर्ति में भी सुधार हुआ है, जिससे सिंचाई और घरेलू उपयोग दोनों को ही लाभ मिला है। सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है। पेयजल के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा विशेषज्ञों और उपकरणों की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, यानी कि प्रयास कर रहे हैं लेकिन बहुत सी चुनौतियां अभी भी सामने आ रही हैं। कहने का मतलब इतना ही है। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों का एक विशाल नेटवर्क है, लेकिन सीखने के परिणामों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार की गुंजाइश है। इन्हें और सुधार करना चाहिए। शहरी आधारभूत संरचना, ग्रामीण आधारभूत संरचना देख ली, अब शहरों के बारे में देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना अधिक विकसित है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन यातायात जाम, पार्किंग एक बड़ी समस्या है। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि सिटी बस में सुधार हो रहा है, लेकिन मेट्रो रेल जैसी सुविधाएं केवल जयपुर तक सीमित हैं। बिजली आपूर्ति अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन स्मार्ट ग्रिड जैसी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता है। जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम बड़े शहरों में मौजूद है, लेकिन छोटे और मध्यम शहरों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर केंद्रित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शहरों में बड़े अस्पताल और निजी क्लिनिक मौजूद हैं, जिससे पहुंच बेहतर है। शहरी शिक्षा में निजी संसाधनों की भूमिका अधिक है, लेकिन सरकारी स्कूल और कॉलेजों में गुणवत्ता और भीड़ की समस्या है।
अब चुनौतियाँ देख लेते हैं, इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। वित्तीय बाधाएं, आधारभूत संरचना के विकास के लिए बाहरी निवेश की आवश्यकता होती है। रख रखाव, निर्मित बुनियादी ढांचे का उचित रख रखाव सुनिश्चित करना एक निरंतर चुनौती है। क्षेत्रीय असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तथा विभिन्न जिलों के बीच आधारभूत संरचना के विकास में अभी भी असमानताएं हैं। गुणवत्ता, कई स्थानों पर बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। तेज शहरीकरण, अनियोजित शहरीकरण शहरों में बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है। प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट और टिकाऊ समाधानों को एकीकृत करना। अवसर, सरकारी योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं जैसे कि जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। यानी इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। निजी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। यानी निजी क्षेत्र अगर इसमें अपना निवेश करे तो बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। नवीनीकरणीय ऊर्जा, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि इसमें सुधार के लिए वो मार्ग हो सकता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। डिजिटल इंडिया, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सेवाओं की पहुंच में सुधार कर सकता है। डिजिटल और मॉडर्न तरीके तो काम आते ही हैं। पर्यटन, बेहतर बुनियादी ढांचा पर्यटन को बढ़ावा देगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। कुल मिलाकर राजस्थान ने आधारभूत संरचना के विकास में प्रगति की है, लेकिन सतत विकास, क्षेत्रीय समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण प्रयास आवश्यक हैं। यानी कि अभी भी इनफ नहीं है और सुधार करना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं वो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कहना ना पड़े आपको बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के श्रम संसाधनों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण करें और मानव संसाधन सूचकांक के संदर्भ में राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करें। तो राजस्थान के श्रम संसाधन राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की क्षमता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। राज्य में श्रम बल का आकार बड़ा है, लेकिन इसकी व्यावसायिक संरचना अभी भी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता दर्शाती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल श्रमिक जनसंख्या में लगभग 62% कार्यबल कृषि और संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। यानी जो अधिकतर श्रमिक होते हैं वो कृषि पर या कृषि से संबंधित व्यवसाय पर ही निर्भर होते हैं, यानी उनमें श्रम करते हैं वो। इसमें कृषक और कृषि श्रमिक दोनों शामिल होते हैं। यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अभी भी प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का योगदान अपेक्षाकृत कम है। विनिर्माण क्षेत्र जैसे कि छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और कपड़ा में लगभग 10 से या 12% श्रमिक लगे हुए हैं, जबकि सेवा क्षेत्र जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन आदि में लगभग 25 से 28% श्रमिक कार्यरत हैं। यह व्यावसायिक संरचना राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी और अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकता को उजागर करती है। असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व भी एक प्रमुख विशेषता है, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक कार्यों में लगे हुए हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा और उचित मजदूरी का अभाव होता है।
मानव संसाधन सूचकांक किसी देश या राज्य के मानव विकास स्तर को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। HRI यह आमतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कारकों को एकीकृत करता है। हालांकि एक विशिष्ट मानव संसाधन सूचकांक जो सीधे श्रम संसाधनों की गुणवत्ता को मापता हो व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे मानव विकास सूचकांक में समझा जा सकता है। HDI के संदर्भ में राज्य की स्थिति संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत से थोड़ी नीचे है, हालांकि इसमें समय के साथ सुधार हुआ है। अब HDI के 3 घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बावजूद शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक है। हालांकि इनमें गिरावट आ रही है। पोषण, विशेषकर महिलाओं और बच्चे के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा, इसे स्कूलिंग के औसत वर्ष और स्कूलिंग के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है, राष्ट्रीय औसत से कम है, और पुरुष महिला साक्षरता में बड़ा अंतर है। उच्च शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, जिससे मानव पूंजी का विकास हो सके। जीवन स्तर, थर्ड पहलू क्या है? जीवन स्तर। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI से मापा जा सकता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी देश की तुलना में कम है। आय असमानता में एक मुद्दा है। राज्य के लिए निहितार्थ, राजस्थान में व्यावसायिक संरचना का विविधीकरण अत्यंत आवश्यक है। कृषि पर निर्भरता कम करने और विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। मानव संसाधन सूचकांक HDI में सुधार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निवेश करना चाहिए। पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल कार्यबल ही राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों भूमि, जल, खनिज और वन्य जीव का विस्तृत वर्णन करना है अपन को। राजस्थान की खनिज और वन संपदा पर विशेष ध्यान देना है। राजस्थान अपने विविध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, जिनमें भूमि, जल, खनिज और वन्य जीव प्रमुख हैं। ये संसाधन राज्य के आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। भूमि संसाधन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1,32,139 वर्ग मील है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। यह भूमि संसाधन अत्यधिक विषम है। राजस्थान का पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल से ढका हुआ है, जहाँ रेतीली भूमि और सीमित कृषि क्षमता है। यहाँ की मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग अधिक उपजाऊ है, जहाँ जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और जल जमाव कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे, जल संसाधन। राजस्थान भारत के सबसे जल अभाव वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जो भूजल स्तर
लगातार गिर रहा है, यानी कि नदियां मौसमी है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। प्रमुख नदियां चंबल, माही, बनास और लूनी हैं। चंबल और माही 12 मासी हैं, बाकी वर्षा जल पर निर्भर हैं, जो अन्य राज्यों से होकर गुजरती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा है, जो कृषि और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराती है। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई पद्धतियाँ जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूजल का अत्यधिक दोहन एक गंभीर चिंता का विषय है। अब पढ़ेंगे खनिज संपदा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यह देश में सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट और वोलेस्टोनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। धात्विक खनिज जिसमें सीसा और जस्ता, रामपुर, अगुचा, जावर, दरीबा, राजपुरा, चांदी, सीसा जस्ता के साथ तांबा, खेतड़ी, सिंगाना, लोहा एस्क, मोरीरज, बनोला, डावला, सिंगाना, नीम का थाना और मैग्नीज। अधात्विक खनिज जिनमें जिप्सम, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, रॉक फॉस्फेट, जामर, कोटड़ा, उदयपुर, अबरक, भीलवाड़ा, फेलिस्पार, क्वार्ट्ज, वोलेस्टेनाइट, एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, चूना पत्थर और संगमरमर, मकराना, राजसमंद, उदयपुर। राजस्थान में मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जैसे पत्थरों का भी विशाल भंडारण है। ईंधन खनिज लिग्नाइट, कोयला, बरसिंगसर, पलाना, कपुरडी, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में है। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खनिज क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और रोजगार के लिए अवसर भी पैदा करता है। हालांकि इसके निष्कर्षण से पर्यावरणीय चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। अत्यधिक खनिजों को दोहन करेंगे तो वो पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएगा। अब है फोर्थ, वन्य जीव वन संपदा सहित। राजस्थान की वन संपदा सीमित है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.6% ही वनाच्छादित है। 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार वनों का वितरण भी असमान है, जिसमें अरावली रेंज और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक घने वन है। ये साउंड आ रहा है, ये कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ कि भाई दिन में ये डिस्टर्ब करते हैं तो रात में तो नहीं करेंगे, पर ये तो रात में करने लग जाते हैं। राजस्थान में अधिक घने वन है। कहाँ कहाँ? एक तो अरावली रेंज में, एक दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, जबकि पश्चिमी भाग में कटेली झाड़ियाँ हैं, क्योंकि मरुस्थल है वहाँ। शुष्क और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वन प्रकार यहाँ शुष्क सागवान वन, शुष्क पर्णपाती वन, दोक वन, कटीले वन पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण, राज्य में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो विविध वन्य जीवों का घर है। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केला देवगन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, गजनेर, ताल छापर हिरण के लिए, काले हिरण के लिए, सीता माता उड़न गिलहरी के लिए, कुंभलगढ़ भेड़ियों के लिए। बाघ परियोजनाएं भी हैं, रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। जैव विविधता राजस्थान गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, सांबर और विभिन्न प्रकार के पक्षियों सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। वन्य जीव और वन संरक्षण राज्य के पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार अवैध खनन, वनों की कटाई और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। राजस्थान में कृषि और उद्योग
की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करें। इन दोनों क्षेत्रों के विकास में आने वाली चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना है। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो फिर अब इनका आंसर करेंगे अपन। कृषि और उद्योग दोनों को विश्लेषण करेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो राज्य के विकास और रोजगार सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कृषि की स्थिति देखते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है, जहां तक राज्य की लगभग 62% कार्यबल कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर कार्यरत है। राज्य में कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, जिससे उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। फसलें। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, दालें, चना, मूंग, मोठ और तिलहन जैसे कि सरसों, मूंगफली आदि शामिल हैं। राजस्थान सरसों, बाजरा और दालों का एक प्रमुख उत्पादक है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा और दालें प्रमुख हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान में गेहूं और सरसों का उत्पादन अधिक होता है। सिंचाई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में भी कृषि को संभव बनाया है, जिससे कपास, गेहूं, सरसों जैसी फसलों की खेती होती है। हालांकि कुल कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। पशुधन। पशुधन कृषि का एक अभिन्न अंग है जो राजस्थान दूध, ऊन और मांस उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य में बड़ी संख्या में मवेशी, भेड़, बकरी, ऊंट हैं। कृषि क्षेत्र की चुनौतियां देखेंगे अब। पानी की कमी। राजस्थान में पानी की गंभीर कमी है और ये बताने की जरूरत है नहीं। और भूजल स्तर का गिरना एक बड़ी चुनौती है, यानी कि जो भूमिगत जल है वो भी निरंतर गिर रहा है। सूखा और अकाल। अनियमित मानसून के कारण बार बार सूखा और अकाल पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, लवणीकरण और जल जमाव जैसी समस्याओं के कारण भूमि की उत्पादकता कम हो रही है। लघु और सीमांत किसान। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास आधुनिक कृषि तकनीकों और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो भाई किसानों को पैसा दे। विपणन और प्रसंस्करण। कृषि उत्पादकों के लिए उचित विपणन, बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। यानी कि अनाज को सही से रख भी नहीं पाते और उन्हें नहीं बेच पाते हैं। अब उद्योग पढ़ेंगे, उद्योग की स्थिति पढ़ेंगे राजस्थान में। राजस्थान में औद्योगिक विकास हाल के वर्षों में गति पकड़ रहा है। राजस्थान में औद्योगिक विकास हाल के वर्षों में गति पकड़ रहा है, हालांकि यह अभी भी कृषि जितना व्यापक नहीं है। यानी कि ये विकास तो कर रहा है लेकिन कृषि जितना नहीं कर रहा है, कृषि जितना ये व्यापक भी नहीं है। इन कृषि पर निर्भरता अधिक है। उद्योग पर अगर निर्भरता होगी तो राजस्व में वृद्धि होगी, लोगों का कल्याण होगा। कृषि से इतना बेनिफिट होता नहीं है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं? वस्त्र उद्योग है, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग का केंद्र है। सीमेंट उद्योग। राजस्थान में चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सीमेंट उत्पादक एक प्रमुख उद्योग है, जिसमें चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं। खनिज आधारित उद्योग भी हैं, जिसमें शीशा जस्ता, प्रगालक, मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग। नमक उद्योग सांभर झील से। पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में तेल और गैस की खोज ने इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित किया है। हस्तशिल्प। राजस्थान अपने पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कि मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के काम, ज्वेलरी और चमड़े के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन उद्योग। यह सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। औद्योगिक गलियारे। दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे और खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना
निवेश क्षेत्र जैसे गलियारी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। उद्योग क्षेत्र से चुनौतियां कौन कौन सी सामने आ रही हैं? बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिजली की आपूर्ति में कमी, परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। ऐसे ही हो जाता है प्रोनाउंसिएशन तो। कौशल विकास, उद्योगों की बढ़ती मांग के अनुरूप कौशल श्रमिकों की कमी है। निवेश, बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना एक चुनौती है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, खनिज आधारित और कुछ अन्य उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या है। लघु और मध्यम उद्योग, इन उद्योगों को वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच में कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग हैं। भविष्य की संभावनाएं, कृषि, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, उच्च मूल्य वाली फसलें, जैविक खेती और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के विकास से कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। उद्योग के लिए क्या अपन सुधार कर सकते हैं? सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश, खनन और पेट्रोलियम क्षेत्रों का विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। DMI से का लाभ, जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट औद्योगिक विकास को गति दे सकते हैं अपन भी। कौशल राजस्थान, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से श्रम बलों को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार कर सकते हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। अब इसे संक्षेप में शॉर्ट में समझें तो राजस्थान में कृषि और उद्योग दोनों में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन्हें पानी की कमी, कौशल अंतर और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित नीतियों और रणनीतिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसे करके भाई यूनिट 1 पर तो अपन ने 5 क्वेश्चन देख लिए, 20-20 नंबर वाले। 400 से 450 शब्द तक मैंने इनका आंसर लिखा है, तो ताकि आपको कुछ दिक्कत आए नहीं। धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।